नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द संतोष भारती शो। मैं हूं संतोष भारती। तो मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। कभी कभी मजाक हो जाता है। आज सचिन पायलट की खाट टूट गई। किसानों के लिए महापंचायत कर रहे थे, दूसरी खाट आई, उस पर बैठे। बहरहाल ये तो मैंने इसलिए कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के ऊपर ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन बोलना कांग्रेस के ऊपर क्यों? आप जिन्होंने मुझे राय दी, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं ये मानूं कि कांग्रेस सत्ता में है, उस हिसाब से कांग्रेस से बात करूं? नहीं नहीं, आप कांग्रेस अपोजिशन में है तो उसका विरोध होना ही चाहिए। मैंने कहा भैया यही तो मोदी जी कर रहे हैं, उन्हीं को करने दो, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब जो मैं सूचना देने जा रहा हूं, आपको जानकारी देने जा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज करने वाली है, जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर पैदा करेगी। खबर बहुत साधारण है। किसानों ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण चरण की तैयारी कर ली है। एक तरफ टीवी चैनल, समाचार चैनल बुरी तरह से लग गए हैं कि किसान आंदोलन टूट गया, विरोध हो गया, अब सारे उनके टेंट खाली पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है और किसान आंदोलन शांत हो गया, उनमें मतभेद हो गया। और दूसरी तरफ आज किसानों ने जो घोषणा की वो बहुत कमाल की घोषणा। उन्होंने कहा हम सारे देश में किसान यात्रा निकालेंगे और किसान यात्रा निकालते हुए हम सारे प्रदेशों में जाएंगे। और सिर्फ एक किसान यात्रा नहीं निकलेगी, सैकड़ों किसान यात्राएं निकलेंगी और हम गुजरात भी जाएंगे। अब गुजरात शब्द उन्होंने अंडरलाइन करके कहा कि गुजरात भी जाएगी किसान यात्रा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो अभी 2-3 महीने में बात कर ले, चाहे तो अगले साल बात कर ले, हम उसके लिए तैयार हैं। तो मैंने एक किसान स्ट्रेटजी बनाने वाले से पूछा जो उनकी टीम में है। मैंने कहा भैया ये अगले साल का क्या मतलब है? कहने लगे सर हमारी अब तैयारी 2024 तक की हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और 2024 में संसद का चुनाव है। तो एक किसान इस चुनाव को अपनी जिंदगी और मौत की तरह देख रहा है। उसको लगता है कि किसानों को अपनी तैयारी 2024 के चुनाव तक की रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारी बात तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे ये न पता चल जाए कि किसान हमारे खिलाफ हैं और उनका वोट अब हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जो वोट मिलेगा किन्हीं पंडित जी का मिलेगा, किन्हीं ठाकुर साहब का मिलेगा, किन्हीं खान साहब का मिलेगा, किन्हीं चौधरी साहब का मिलेगा। इस तरीके के जो खानों में बटे हुए भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनका वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन किसानों का एज ए किसान कम्युनिटी वोट नहीं मिलेगा। और जब उनका नहीं मिलेगा तो जिन्हें वो अपना परंपरागत वोटर नाम के नाते मान रहे हैं, हिंदू वोटर, वो तो टूट गया ना। वो फिर किसानों के प्रभावित क्षेत्र में आ गया। तो इसका मतलब है कि इशू के ऊपर चुनाव होगा। हिंदुस्तान में कई चुनाव हुए हैं जो इशू बेस्ड हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए इशू बेस्ड चुनाव साबित होने वाला है 2024 का, और यही किसानों ने रणनीति बनाई है। मुझे लगता है इस रणनीति के ऊपर अगर किसान चलते हैं तो इस देश की राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। और सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है राजनीतिक दलों के अपने ढांचे में। जो ये मान के बैठे थे कि मेरा बाप महाराज है तो मैं भी महाराज हूं, मेरा बेटा भी गद्दी पे बैठेगा, जितने राजनेता ये मान बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के सहित, वो सब इस प्रभाव की जद में आने वाले हैं, इस तूफान की जद में आने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे लोग 2024 में उखड़ सकते हैं। और मजे की चीज यह है कि किसान नेताओं में इतनी समझ कैसे आ गई, जो किसान नेता अब तक आपस में बटे हुए थे। ये पहली बार हुआ कि बिना कोई नया मुद्दा जोड़े हुए इस देश के किसान राजनीतिक बयान, सत्ता और समाज को बदलने वाला बयान देने लगे हैं।
एक बयान ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि अभी तो हम कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, जब जिस दिन हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे उस दिन क्या होगा। मैं 2 दिन से इस नारे का जिक्र अपने हर प्रोग्राम में कर रहा हूं, और आज इसलिए कर रहा हूं कि आज किसानों ने गद्दी वापसी की मांग जब हम करेंगे तब आपका क्या होगा उसकी पहली झलक दिखाई कि हम देश भर में किसान यात्राएं करेंगे। उसके पहले उन्होंने कहा कि हम 40 लाख ट्रैक्टर्स की यात्रा करेंगे राजधानियों में, देश की राजधानी और राज्यों की राजधानी। अब ये कैसे वो आयोजित करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, और सत्ता प्रतिष्ठान उसे कैसे लेता है, अनुमति देता है नहीं देता है, ये सवाल है। और किसानों ने एक मांग और शुरू कर दी है। जो पुराने कृषि मंत्री थे अटल जी के, उन्होंने एक बात लोगों के मन में बताई आप ही के प्रोग्राम में, लाउड इंडिया टीवी पर, लाउड टॉक में, और वो चारों तरफ आग की तरह फैल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो 84 या 86% छोटे किसान हैं, जिसकी परिभाषा उन्होंने की 5 हेक्टेयर तक के किसान, एवरेज 2 या 3 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है वो छोटे किसान हैं, उन्हें हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मांग कर दी कि हम पूरा उत्तर प्रदेश, चूंकि वहां पे कानूनन सीलिंग लागू, और ये प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था, नहीं तो शायद ये बयान नहीं देते। वो किसान कह रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में तो कानूनन 6.25 एकड़ के ऊपर सीलिंग लागू है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के व्याख्या के अनुसार पूरा उत्तर प्रदेश गरीब किसानों की श्रेणी में है, छोटे किसानों की श्रेणी में है। वो ट्रैक्टर वाले किसानों की, जिसका वो दे रहे हैं कि ये कुलक्स हैं, ये बड़े जमींदार हैं, ये सारा फायदा ले लेते हैं, चाहे वो एमएसपी का हो या कोई भी हो, खाद बीज जो सरकार की तरफ से सस्ता दिया जाता है नहीं कहा जाता है, तो वो सब इनके फायदे में चला जाता है। पर उत्तर प्रदेश तो पूरा ऐसे लोगों का है जो प्रधानमंत्री की भाषा में, और यहीं से भाजपा की सरकार बनती है, दोनों बार बनी उत्तर प्रदेश से। तो प्रधानमंत्री से अब उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे हैं हमारे लिए आप एमएसपी लागू कर दो, हमारे लिए आप जितनी चीजें चाहो लागू कर दो फायदे की, पर आप पूरे उत्तर प्रदेश में कर दो। आप देश के दूसरे प्रदेशों में आपको करना है कि नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में आप तय करो, वहां के किसानों से बात करो, वहां पार्टी के अपने नेताओं से बात करो, पर उत्तर प्रदेश में आप लागू कर दो। और ये मांग तेजी से उत्तर प्रदेश में उठ रही है। इस मांग को इग्नोर करने में, अनदेखा करने में या दबाने में पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, पूरी सरकारी मशीनरी। टेलीविजन को कहा जा रहा है कि मत आप इसको चलाइए, अखबारों से कहा जा रहा है कि ये खबरें न प्रकाशित हों। तो किसानों का तो अपना कम्युनिकेशन चैनल है, वो सरकार के चैनल के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनका अपना चैनल है। उनके यहाँ जो एक जगह पंचायत में तय होता है वो कानों कान दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब देखें ना, जहां नहीं भी खबर थी वहां इन किसान पंचायतों ने इन कानूनों के प्रति किसानों को जागृत कर दिया, और जागृत भी ऐसा वैसा नहीं किया, मूल्यों के साथ किया। हर जगह किसान कह रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारे में झगड़ा नकली कराया गया। इसका मतलब है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ किसानों में एक चेतना फैली हुई है, और अब दोनों हाथ में हाथ डाल करके मंच पे देखे जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। वो टैबू खत्म हो गया कि कोई मुसलमान आएगा आप उसे पाकिस्तानी या खालिस्तानी कह दोगे। किसान कह रहे हैं कि तुम हमको खालिस्तानी को चाहे पाकिस्तानी को, ये बताओ वो कानून कब रद्द होंगे। तो ये किसानों का मास्टर स्ट्रोक है। एक चैनल में देवी जी हैं, वो मास्टर स्ट्रोक पे और हुंकार भरती हैं। उनकी दिक्कत ये है, दोनों ही प्रोग्राम वो खुद करती हैं, हुंकार भी भरती हैं, मास्टर स्ट्रोक भी मारती हैं, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, और किसान उन्हीं की भाषा में उनको बता रहे हैं अब हम देश में यात्रा करेंगे, किसान यात्राएं निकालेंगे, देश के हर जिले हर गांव कस्बे में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि लड़ाई 2024 तक चलने वाली है। ये नहीं सोचा होगा आधुनिक लौह पुरुष और आधुनिक चाणक्य ने, जो अपने को लौह पुरुष या चाणक्य से या भगवान के अवतार की तुलना कराते हैं, और जिनको एक दल विशेष के लोग इन्हीं संबोधनों से कहते हैं, पुकारते हैं। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये किसानों ने कर दिया। इतने ज्यादा सामाजिक राजनीतिक
नजरिए से भरपूर वक्तव्य किसान दे रहे हैं कि देख के इस देश की धरती के ऊपर गर्व होता है कि ये हमारे देश की धरती है जिसने पूरे अंधकार में एक एक बड़ा सा पथ प्रदर्शक खड़ा कर दिया किसान आंदोलन के रूप में, जिसके सामने कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, क्या करना है, कहां जाना है, क्या बदलाव लाने हैं, सब उनके सामने साफ है। और टेलीविजन चैनल अब उनसे पूछना शुरू करेंगे, फिर कहेंगे देखो उसने बदलाव का मतलब ये दिया, उसने बदलाव का मतलब ये दिया, दगाड़ी चैनल, और ये तो आंदोलन खत्म हो गया। मुझे लग रहा है एक दिन ये इनमें से कुछ लोग पागल न हो जाए, इसलिए क्योंकि एक चैनल इसका उदाहरण है, उसके निर्माताओं में एक की मृत्यु हो गई और मृत्यु में उसका दबाव था उसके ऊपर इन सारी चीजों का जिसका वो प्रचार चैनल के जरिए करता था। अच्छा पत्रकार था विकास, लेकिन खबर चलवाई गई कि वो अपनी पत्नी के दबाव की वजह से, पत्नी की मांगों की वजह से, पत्नी द्वारा उसके खिलाफ बयान देने की वजह से लोगों से वो अपने घर के तनाव से मर गया। दूसरे ने रिजाइन कर दिया। ये दो उनके दाएं बाएं थे जो देश के महान संपादक हैं और देश की आवाज बने हुए हैं। ऐसे दरबारी चैनलों के सामने बड़ा संकट, मानसिक संकट खड़ा हो गया है। अचानक मैं देख रहा हूं कि उनके चैनल पे कुछ और खबरें भी आजकल दिखाई देने लगी हैं। बहुत अच्छी चीज है। ये किसकी वजह से हो? किसानों के दबाव की वजह से हुआ, किसानों के दबाव की वजह से हुआ। और मैं किसानों के इस दबाव का स्वागत करता हूं। अब दूसरी बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि बहुत तेजी के साथ समाचार संसाधनों ने देश का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ लगा दिया। आज राज्यसभा से दिनेश त्रिवेदी जी का इस्तीफा हुआ। दिनेश त्रिवेदी जी का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। जब वीपी सिंह ने 86-87 में आंदोलन शुरू किया सारे देश में, बोफोर्स के खिलाफ सारे देश में, तो एक ट्रैवल एजेंट हुआ करते थे, उनका नाम था दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। और ये उस समय के एक बड़े राजनीतिक नेता अरुण नेहरू के पैसे को थोड़ा मैनेज करते थे। अरुण नेहरू उनकी सरपरस्ती करते थे और वो अरुण नेहरू की टिकट कराते थे, अरुण नेहरू के साथियों की, जिनमें से 2 लोग आज राज्यपाल हैं देश में। इन सबकी टिकट अरुण नेहरू की, ये जो ट्रैवल एजेंसी थी उसके मालिक जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, वो टिकट कराते थे। टिकट कराते कराते उन्होंने अरुण नेहरू से कहा कि हम राजनीति में आना चाहते हैं। अरुण नेहरू इस मसले में बड़े फराख दिल आदमी थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने चिमन भाई पटेल से कहा कि तुम गुजरात से इनको राज्यसभा में भेज दो। चिमन भाई पटेल राष्ट्रीय राजनीति में उसी चरित्र के थे जिस चरित्र के अरुण नेहरू थे। गुजरात के बड़े किसान नेता थे, बड़े राजनीतिक नेता थे और अरुण नेहरू के साथ ही जनता दल में आए थे। बाद में वो कहीं और होते हुए वापस चले गए। उन्होंने उन्हें भेज दिया दिल्ली राज्यसभा में और यहां आकर के उन्होंने अरुण नेहरू की बहुत सारी चीजों को मैनेज करना शुरू किया। इसके बाद अरुण नेहरू चले गए तो उन्होंने दल बदलते 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 वो ममता जी के साथ चले गए और ममता जी ने उन्हें फिर पहले लोकसभा में भेजा, फिर राज्यसभा में भेजा, फिर लोकसभा में भेजा और वो ममता जी के लिए दिल्ली में लोगों से संपर्क करने का काम करते थे। उन्होंने आज त्याग पत्र दे दिया, इसलिए कि बहुत दिनों से ममता बनर्जी से उनकी बातचीत इसलिए बंद थी कि अपवाद थे, चारों तरफ शोर मचा था कि ममता जी के नाम पर बहुत सारी चीजें मैनेज दिनेश त्रिवेदी करते हैं। अच्छा, किसी भी राजनेता की एक खासियत समझ लीजिए, वो लोगों से काम कराता है, लोग उनका नाम लेते हैं और उन्हें ईमानदारी से हिस्सा देता है, और अगर कहीं गड़बड़ करता है तो फिर वो नेता उसे धीरे से कहीं न कहीं उखाड़ फेंकता है। ये राजनीति का अभी नहीं, शुरू से चरित्र है। किसी भी देश में ये सार्वभौम चरित्र है कि अगर आप अपने नेता के लिए कुछ
आर्थिक उपार्जन करते हैं किसी भी चीज में, तो नेता को ईमानदारी से अगर 90% आप नहीं देते हैं तो फिर वो उस नेता की भ्रिकुटी आपकी तरफ तन जाती है, क्योंकि आप अकेले तो काम करते नहीं, उन्हीं में से कोई जाके वहां कह देता है। तो दिनेश त्रिवेदी का संवाद उनकी अपनी नेता से बंद था, तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता से, और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये आरोप लगाते हुए, कोई और तो आरोप लगा नहीं सकते, तो उन्होंने लगाया कि वहां हिंसा बहुत हो रही है, मैं रोक नहीं पाया। अरे भैया, तेरे ऊपर हिंसा रोकने का कोई जिम्मा किसी ने सौंपा था क्या? तुमने अपने आप समझ लिया कि मैं सबसे बड़ा हूं जो हिंसा रोकने वाला। तुमने हिंसा रोकने की कोशिश क्या की, लेकिन उन्होंने आज त्याग पत्र दे दिया दिनेश त्रिवेदी। तो आज चर्चा चली हुई है सारे देश में, और पूरे देश का ध्यान बंगाल की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है कि बंगाल में अब जो आज के चाणक्य बोलते हैं श्री अमित शाह की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, ममता जी राम राम कहती हुई जाएंगी, बंगाल में सरकार बदल रही है। और आज एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे कहा, संपादक ने मुझसे बात करते हुए, कि अगर ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ रही हैं उस चुनाव को नेशनल रेफरेंडम के तौर पे जानना चाहिए। यानी ये देश किसानों के बारे में क्या सोचता है, मजदूरों गरीबों के बारे में क्या सोचता है। अगर अमित शाह वहां जीत जाते हैं तो मान लीजिए कि देश ने इन मुद्दों के खिलाफ वोट दिया। एक बंगाल के चुनाव को देश के चुनाव का रेफरेंडम मान रहे हैं। मैंने उनसे एक छोटा सा निवेदन किया, मान लीजिए ममता जी जीत गई, मानना ही तो है, अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं, तो मैंने कहा मान लीजिए ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो क्या होता? तो ये बड़ा सेटबैक होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, वो साफ है। और फिर उन्होंने बताया कि बंगाल में क्या है क्या है क्या है। तो मैंने कहा भद्रलोक वहां के पहली बार हिंदू बने हैं, और वो आपके शब्दों में वो हो सकता है हिंदू नाम वाले हैं, बीजेपी को वोट दें। लेकिन जो गरीब बंगाली है वो अभी भी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां जा रहे हैं, जो मुझे फोन करके वहां की स्थिति बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी का वही क्रेज है। लेकिन हाँ, उनकी सीटें कम होंगी, लेकिन जो 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 गरीब बंगाली है वो बंगाली ममता जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। गरीब मुसलमान ममता जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, ये उनका फीडबैक है। मैं इस फीडबैक को, मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे तो बड़ा गड़बड़ होगा, और आप का आकलन शायद सही है कि गरीब बंगाली अभी हिला नहीं है। मैंने कहा नहीं, उसको बहुत हिंदू मुसलमानों में बांटने की कोशिश हो रही है, पर अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो फिर अब उन्होंने कहा कि बड़ा दुख होगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो दिग्विजय रथ चल रहा है सारे देश को जीतने का, वो रुक जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस और वाम दल हैं, क्योंकि अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि लोग ममता बनर्जी का छुपे तौर पे समर्थन कर रहे हैं, जो मैं बात उनसे कहना भूल गया वो आपसे कहता हूं। अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी ने तो इन दोनों दलों के पास एक प्रस्ताव भेजा था साथ आने का, दोनों दलों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी की हार के बाद, क्योंकि उनकी हार की ममता बनर्जी कारण थी, तो ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं बंगाल में तो उन्हें अपनी पार्टी को निखारने में बहुत ऐतिहासिक मौका मिल रहा है। ऐतिहासिक इसलिए कहा कि वामपंथी भी यही सोच रहे हैं वहां, और कांग्रेस के लोग भी सोच रहे हैं कि हम ममता हटेंगे तो हमारी जमीन बड़ी होगी, और फिर बीजेपी का मुकाबला हम करते रहेंगे। यानी अपनी आंख फोड़ के हम पड़ोसी का अपशगुन करेंगे। कहा जाता है ना कि अगर एक आंख वाले व्यक्ति को देख लो तो दिन थोड़ा खराब गुजरता है, अपशगुन होता है। तो पड़ोसी का अपशगुन करने के लिए आप अपनी आंख फोड़ के उसके सामने जाइए। वो बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब वामपंथी और कांग्रेस के लोग। पर अमित शाह जी को आरोप लगाना था, उन्होंने लगा दिया कि ये तो ममता जी का अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। अब दलों के बांटने से कम होता है, अब जनता, राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है कि बहुत कुछ जनता तय करती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसे जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, एक गोल में जाएगी, और अगर वो नहीं जाना तय करती है तो नहीं जाएगी। और उन संपादक महोदय ने यह भी कहा कि ये इसमें दम इसलिए है कि पिछले जो 3 चुनाव हुए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बनाई,
भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ के या दूसरे शब्दों में कहें मैनेज करके या कुछ अतिरिक्त लाभ दे करके, जिसे कहते हैं पैसे से खरीद करके राजस्थान में बनाने की कोशिश करनी पड़ी, मध्य प्रदेश में उसे बनानी पड़ी तोड़ करके कांग्रेस की सरकार। उसका बस छत्तीसगढ़ में नहीं चला और बिहार में उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक तरह से नहीं आई। चुनाव तो उन्होंने यही सोच रहा था कि नीतीश को गिरा देंगे, पर खुद नहीं आगे बढ़ पाए। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि देश का ध्यान बंगाल की तरफ है, और मैं फिर ये कह रहा हूं कि बंगाल के चुनाव को ये ध्यान दीजिए कि वहां का जो गरीब बंगाली है, पिछली बार भी जिस बंगाली ने ममता बनर्जी को वोट दिया था, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत, जो भद्र बंगाली हैं, जिसको कहते हैं उच्च मध्यम वर्ग के बंगाली हैं, जो जिनके पास साधन है, जिनके पास आवाज है, जो टेलीविजन चैनल या अखबारों को प्रभावित करते हैं, वो सारे लोग इस हवा को सारे देश में बल दे रहे हैं कि बंगाल में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आई और ममता बनर्जी गई। अगर वहां मान लीजिए ममता बनर्जी दोबारा जीत जाती हैं, तब फिर क्या होगा, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहां पर एक तरफ सारी सेना है और एक तरफ एक अकेली महिला है। उस महिला के अपने फैसलों से लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो महिला जो फैसले कर रही है उनमें एक भी फैसला गरीब विरोधी नहीं है। इस समय सारे आरोप लग रहे हैं कि केंद्र से इतनी मदद आई बंगाल में और वो जनता के पास नहीं पहुंची। ममता दीदी ने पहुंचने नहीं दी। अमित शाह जी का और जेपी नड्डा का तो यही कहना बताता है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं। अब जहां पर आज के आधुनिक चाणक्य रणनीतिकार, देश में हारे हुए चुनाव को जिताने का मादा रखने वाले अमित शाह जी हों, जहां उनके साथ महान अध्यक्षों के अपनी पीठ पे छाप लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब हों, और जहां सबसे महाबली इंसान नरेंद्र मोदी हों, उसके बीच में अगर ममता जीत जाती हैं तो सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं और कुछ नहीं। तब फिर भारतीय जनता पार्टी क्या नारा, अब देखिए ना, ये तो मानने की बात है, तो हम मान रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हम थोड़ा अलग मान रहे हैं अमित शाह जी से, हम थोड़ा अलग मान रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। दो पक्ष होने चाहिए ना मानने वाले, दो तरह के सपने होने चाहिए, दो तरह की व्याख्याएं होनी चाहिए, ताकि लोग उन दोनों चीजों का आनंद ले सकें। अभी तो सिर्फ आनंद लेने की बात है, कहीं कुछ है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी के साथ वो सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं जिन्हें बहुत कुछ लाभ लेने की इच्छा थी, जिन्होंने लाभ लिया, मंत्री के नाते लिया, कॉर्पोरेशन के अब किसी न किसी उपक्रम के अध्यक्ष के नाते लिया। अब उनको लगता है कि अगर ये हमें कंटिन्यू कर रहा है तो हम ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके किसी और का साथ पकड़ना चाहिए। तो किस कौन मर्जे का है, मर्जे भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ो। तो एक लड़ाई इस जगह पर आकर के खड़ी हो गई। अब अभी असम इसके बीच में कहीं नहीं, अभी यहाँ पर सिर्फ बंगाल है, और बंगाल को लेकर के नेताजी पर तो लड़ाई, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर तो लड़ाई, अपनी अपनी व्याख्याएं, अपने अपने चोले, अपने अपने नकाब बंगाल में चल रहे हैं। पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लोग, अवाम जो फैसला करते हैं और जो बोलते नहीं है फैसला करते हैं। पिछली बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाया। 18 सांसद बंगाल से जीत करके भारत की संसद में, लोकसभा में पहुंचे। इस बार जनता किसे सबक सिखाती है, ममता बनर्जी को या भारतीय जनता पार्टी को? ये महान दिलचस्प भविष्य की गाथा है, ये भविष्य का प्रहसन है, भविष्य का नाटक है, देखने लायक है। देखिए, इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही, और आप ध्यान से बंगाल के नाटक के साथ देखते रहिए किसानों का
खुला हुआ दिमाग, किसान की राजनीतिक भाषा, किसान की राजनीतिक शक्ति, जिसने सारी राजनीतिक दलों को उलझन में, चक्करघन्नी में डाल दिया है। भारतीय किसान की भाषा जो चट्टान की तरह पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक खड़ा है, और अब उसका स्वरूप जमीन से आसमान तक का एक विराट स्वरूप देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। देखना अच्छा लग रहा है, समझना भी अच्छा लग रहा है, और तब ये लगता है कि हम बुद्धिजीवी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने लोकसभा में परजीवी कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम किसान के इस विकास की कभी कल्पना ही नहीं कर सके। किसान के बौद्धिक विकास को इस देश के बुद्धिजीवी कभी समझ ही नहीं सके, उसका विश्लेषण ही नहीं कर सके, अंदाजा ही नहीं कर सके अगले कदम का। किसान ने वो सारी चीज दिखा करके इस देश के राजनीतिज्ञों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के समाचार जगत के मनीषियों के होश उड़ा दिए हैं। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, भारत में। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यही बताने के लिए आज मैं निवेदन कर रहा हूं आखिर में कि इनके विकास का अध्ययन करते, बुद्ध के विकास का, चातुर्य का, कौशल का अध्ययन करते रहिए। किसान ने देश को नई आशा भी दी है, नई संभावनाएं भी भारतीय समाज की और राजनीति के आगे खोली। तो आपसे मैं विदा लेता हूं, और नमस्कार करने से पहले अनुरोध कर दूं कि आशा करता हूं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं, देखते हैं, और काफी बड़ी संख्या में यूट्यूब में आकर के आप अपनी राय देते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या रुख रखना चाहिए। कम से कम उससे ये पता चलता है कि मेरी दिशा और दशा ठीक है। कहीं कुछ गलत होगा तो मुझे जरूर टोकिएगा, लेकिन अपने नाम से टोकिएगा, आईटी सेल की तरफ से नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आईटी सेल जो लिख रहा है उसकी भाषा बहुत अजीब। आपने देखा ना पिछले दिनों वो रेहाना नाम की, और वो जो एक पोर्न एक्ट्रेस थी, उनके खिलाफ जो बयान आए हमारे सेलिब्रिटीज के, 6 सेलिब्रिटीज के बयान एक ही शब्दशः सबके पास, मतलब जैसे लग रहा है कि सबके पास एक व्हाट्सएप मैसेज गया कि इसको ट्वीट करो, और बिल्कुल बिना कोमा फुल स्टॉप हटाए हुए इस देश के 6 बड़े कलाकारों ने वही ट्वीट किया, और इस देश के लोगों के सामने, जो ट्विटर पे लोगों को देखते हैं, अपनी भद्द पिटवाली, अपना काला चेहरा, गंदा चेहरा दिखा दिया कि इसमें गोबर भरा है, दिमाग नहीं, क्योंकि आईटी सेल ने उनको भेजा था ट्वीट। कॉमा भी किसी ने उस जगह से नहीं हटाया कि रीराइट करते, उन्होंने वहां कट किया, यहां पेस्ट किया, और ये लिख जा, हिंदुस्तान के लोगों को बताओ कि हम किसानों के खिलाफ हैं, और हम वो जो रिहाना है, अमेरिकी पॉप सिंगर, बहुत बड़ी अश्वेत नस्ल की, हम उन्हें बहुत ही निम्न स्तर, घटिया मानते हैं। मतलब सब अपने खोल से कीड़े मकोड़े बाहर आ गए थे रिहाना का विरोध करने के लिए। क्यों? क्योंकि आईटी सेल ने कहा, और विरोध भी किसका कर रहे थे? रिहाना का। वो उसे मान रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरा बन गई हैं। तो ये सारे मजाक की चीजें नहीं है, ये गंभीर चीजें, इनको देखते रहिए, और इसीलिए मुस्कुराते रहिए। अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को मुस्कुरा करके अपना सुख, अपने अंदर का निर्माल्य, अपने मन की अच्छाई, उन्हें बांटते रहिए, और उन्हें अपने अच्छाई के ऑरा में, पाश में बांधते रहिए। आपको मैं नमस्कार करता हूं, और संतोष भारती शो समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय